नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय आज प्रस्तुत करूंगा हेडलाइंस प्रमुख समाचार पत्रों की और कुछ चर्चा भी करेंगे इन विषयों पर। सो लेट्स स्टार्ट विद डेक्कन क्रॉनिकल और सबसे बड़ी हेडलाइन बिल्कुल सेंटर में आती हुई राहुल गांधी की खबर कि उन्हें रिलीफ मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी ये दोस्तों। उनकी जो सदस्यता थी वो भी रद्द कर दी गई थी, बट नाउ इट हैज बीन रिस्टोर्ड एंड दैट्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द न्यूज़पेपर, नॉट ओनली डेक्कन क्रॉनिकल बट हर जगह हर न्यूज़पेपर पे आज सिर्फ राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। तो एक नजर डालते हैं जल्दी से। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इज ऑल सेट टू रिटर्न टू लोकसभा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे stayed his conviction in 2019 defamation केस। जो उन पे केस चल रहा था, पूरे मोदी समाज को उन्होंने एक तरह से ललकार दिया था कि उनकी स्टेटमेंट जो आई थी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो आई थी, लेकिन गौरतलब बात यह कि उनको जो सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। वो गौरतलब बात है। स्टेटमेंट्स अक्सर पॉलिटिशियंस अपने बहाव में आकर और इमोशंस में आकर दे रिलीज सच स्टेटमेंट्स, बट आर दे टू बी पेनलाइज्ड सो सिवियरली इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस। और सिवियरिटी इतनी कि अब वो संसद में बैठ भी नहीं सकते थे और जो अभी सेशन चल रहा है उसका भी हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द अदर हेडलाइंस ऑल्सो। इस पे वापस आएंगे बाकी सारे न्यूज़पेपर्स के साथ भी दोस्तों। और एक नजर डालते हैं कि गवर्नमेंट पुट्स ब्रेक ऑन आरटीसी गवर्नमेंट मर्जर। और एक बहुत बड़ा यहां पर फैसला लिया गया तेलंगाना के, आई थिंक आरटीसी बसेस जो अप्लाई करते हैं, एक आम आदमी के लिए साधन जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आने जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट। आप कभी हैदराबाद आएंगे तो जरूर देखिएगा द वे पीपल बोर्ड दीज आरटीसी बसेस, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे लिए कई बार पर्सनली स्पीकिंग बहुत बार बसेस प्ले अ मेजर रोल। सो उसी प्रकार हर एक आम इंसान की जो जरूरतें होती हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार किस हद तक सफल रहेगी ये वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल एक स्टे जो है यहां पर आता हुआ एक कोशिश पर। सो इन अ ट्विस्ट टू द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ टीएसआरटीसी with the government, Governor Tamilisai Soundarajan said she would sign the bill only after examining legal issues which requires some more time। तो कुछ और टाइम लगेगा, मगर ये मॉनसून सत्र as we discussed yesterday, कल भी हमने अखबारों में देखा था, इस बार केवल 3 दिन का किया गया है। तो क्या 3 दिन में ये बिल पास हो पाएगा ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। हो जाना चाहिए तो आम आदमी की सहूलियतें काफी बढ़ जाएंगी, काफी मदद मिल जाएगी उनको अगर टीएसआरटीसी को एक सरकारी महकमे में तब्दील कर दिया जाता है तो। और एक नजर डालते हैं कि सिंक और स्विम इन तेलंगाना स्टेट बैटल अलर्ट्स बंडी। इट्स टाइम टू आइदर सिंक और स्विम इन तेलंगाना। तो डूबो या तैरो, जैसा कि हिंदी में एक कहावत है कि डूबो या तरो, कुछ इस प्रकार का एक नारा लगाया गया है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से। बंडी संजय कुमार जिन्होंने फ्राइडे को जो है चार्ज लिया है, सो वो ऑन फ्राइडे टुक चार्ज एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी, practically relaunched his party's election campaign in तेलंगाना। तो फिर एक बार तेलंगाना में बीजेपी का कैंपेन लीड करते हुए नजर आएंगे हमें संजय कुमार बंडी। पहले भी ये रह चुके हैं लेकिन बीच में थोड़ा सा आई थिंक ही वाज मूव्ड। Sanjay, the BJP MP from Karimnagar, who until recently headed the state BJP before being replaced by Union Minister G. Krishna Reddy, received a rousing reception upon arrival from New Delhi. दिल्ली से आते ही जबरदस्त भव्य स्वागत किया गया है इनका खुले दिल से। और इसी के साथ he took up his new responsibilities in the party। और साथ ही साथ नामपल्ली में उनके सपोर्टर्स ने एक रैली भी निकाली और कुछ 3 घंटे तक ये रैली जो है वो चलती रही दोस्तों। बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए कि उनके एक युवा नेता जो हैं वो अब फिर से एक बार कार्यभार संभालेंगे, मगर कोई नामपल्ली इज द बिजिएस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स इन हैदराबाद, उसे 3 घंटे के लिए अगर आप वहां से एक रैली निकालते हैं, स्टेट का कितना लॉस, एक आम आदमी की तकलीफें, क्या कोई उस पर गौर कर रहा है? अगर आप वही रैली
आधे घंटे के लिए भी निकालते तो काफी हो जाता, आपकी सेलिब्रेशंस आप अपने कैंपस में कर सकते थे, मगर नहीं, आपने पूरा नामपल्ली चौक कर दिया 3 घंटे के लिए। तो क्या ये सही है? हमें पोल में जरूर बताइएगा। एक पोल इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या नामपल्ली को 3 घंटे के लिए, अगर आप हैदराबाद जा चुके हैं या हैदराबाद के निवासी हैं तो जरूर वोट कीजिएगा हमारे इस पोल में, क्या नामपल्ली 3 घंटे तक चौक रहना चाहिए था? जानेंगे आपकी राय और उस पर चर्चा दोबारा जरूर होगी। बहुत छोटा सा आर्टिकल और गौरतलब बात बिल्कुल आखिर में लिखी गई, 3 घंटे तक इनका जो है ये यहां पर रैली चलती रही। एंड वी हैव अनदर न्यूज, 4,600 crores लॉस इन फ्लड्स सेज तेलंगाना स्टेट। तो स्टेट का यहां पर एक खुलासा आता हुआ, कल भी हमने ये खबर पढ़ी थी कि बारिश की वजह से जानो माल का काफी नुकसान हुआ और आज उसका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। कल ये कहा गया था कि सेंटर की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, वी आर नॉट गेटिंग एनी एड व्हाटसोएवर फ्रॉम द सेंटर। मगर आज सेंटर से ही क्लेम किया जा रहा है 4,600 करोड़ का नुकसान। ये आंकड़ा यहां पर दिया गया। एक थोड़ी सी एक सरोसरी नजर अगर डाली जाए, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द सेंटर पुटिंग द लॉस ऑन अकाउंट for the recent floods and heavy rains in several districts at 4,600 crore. The report was submitted to the central team, which was on a 3-day tour of state to assess the damage caused by floods. अभी तक इस टीम की रिपोर्ट आना बाकी है, मगर हमारी स्टेट की तरफ से जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वो है 4,600 करोड़ का। A senior official in the state disaster management department told Deccan Chronicle that the damages pertain to roads of Panchayat Raj and R&B departments, electricity department, poles, transformers and substations, irrigation projects and major and minor irrigation tanks. He said the central team may undertake a second visit after going through the government's report before submitting its final report to the center. Meanwhile, the Congress and BJP slammed the state government in the legislative assembly on the issue of flood management when the House took up the debate on impact of recent heavy rains and floods. So the whole report, the point is, although the state is claiming 4,600 crores, लेकिन क्या एक आम आदमी तक इन 4,600 करोड़ में से कुछ भी, कोई भी पैसा पहुंच पाएगा उन किसानों तक जिनकी फसलें इस बाढ़ की वजह से नष्ट हो गई? क्या उन्हें मिल पाएगा कोई मुआवजा इसमें से? उसके लिए कितना कोटा है? कहीं पे भी मेंशन नहीं। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के रिपेयर्स, सड़कों का रिपेयर्स बिल्कुल आम आदमी को सहूलतें देगा, मगर उन किसानों का क्या? जिन्हें क्या उन्हें फिर से एक बार आत्महत्या करनी पड़ेगी? उनका तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ फार्मर्स रिलीफ। How much are we going to give to those farmers who lost their homes, who lost their everything in this flood? कल हमने देखा था फ्लड का जो आंकड़ा था, दैट वाज रियली अलार्मिंग। 60% ज्यादा रेनफॉल किसी भी स्टेट के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर the kind of funds that we are looking at, 4,600 crores, why we did not plan for these kind of contingencies is a big question. जानना चाहेंगे हम आप सभी से कि क्या 4,000 करोड़ का अगर आधा भी आप एक कंटिंजेंसी प्लान, यानी कि एक बैकअप, कि अगर 50% ज्यादा बारिश हो जाती है, हम तैयार क्यों नहीं थे? हमेशा इंडिया की अप्रोच एक रिएक्टिव अप्रोच क्यों रहेगी? हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों पहले से तैयार नहीं होते हैं आने वाली मुश्किलों के लिए? बहुत गहन सवाल यहां पर उठता हुआ किसानों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। उन किसानों का मेंशन अगर आपको कहीं दिखता है तो प्लीज हमें भी उससे वाकिफ करवा दीजिएगा। और साथ ही साथ ऑपोजिशन, यहां पर बीजेपी ने स्लैम किया है इस बिल को, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनल रिपोर्ट सेंटर पर कितने पैसे की जाती है। एंड इंडिया इज घमंडिया सेज मोदी। सो पहली तो चीज कि इंडिया इज घमंडिया से ये मतलब नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान बहुत घमंडी हो गया है। एज फार एज आई कैन रीड इन दिस आर्टिकल, इट सेज, taking a dig at the opposition alliance, Prime Minister Narendra Modi said they are not India but Ghamandiya. So, मतलब arrogant, आप बहुत
the Prime Minister took a pot shot at the opposition while interacting with NDA MPs from Bihar late on Thursday evening. In the run-up to 2024 Lok Sabha polls, the opposition bloc parties have named their alliance as India. So उनका तात्पर्य था कि इंडिया जो एक ऑपोजिशन ने एक ब्लॉक बनाया है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अकेले नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहां पर एक ब्लॉक है और पूरे के पूरे ऑपोजिशन पार्टीज ने एक ब्लॉक फॉर्म किया जिसका नाम रखा इंडिया। उन सबसे मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि आप सब काफी हद तक बहुत ही घमंडी हैं, यू गाइज आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो इस तरह का एक रिमार्क आता हुआ, मगर क्या इस रिमार्क के लिए भी इतने सारे मिनिस्टर्स ये भी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं, इन सबके लिए इस प्रकार का एक रिमार्क दे देना क्या शोभा देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को? यही चीज राहुल गांधी ने भी एक समाज के प्रति करी, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा अपनी सदस्यता खोके, जो कि आज की हेडलाइंस हैं। बड़ी मुश्किल से काफी जद्दोजहद के बाद वो वापस अब इस प्लेटफॉर्म पर आ पाए हैं जहां पे कि वो सदन में अपनी बात रख सकें, सदन के सत्र अटेंड कर सकें। बट मोदी जी पे क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, या नहीं भी लिया जाएगा, दैट ओनली टाइम कैन टेल अस। चलिए नजर डालते हैं हिंदू के प्रमुख खबरों पे। आई एम श्योर इट विल रिमेन द सेम सेंटर अगेन, द सेंटर पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन आज राहुल गांधी के नाम है। फिर से एक बार उनकी एक तस्वीर यहां पर आती हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, जहां पर एक विक्ट्री का साइन हम देख सकते हैं। काफी रिलीफ यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ, उनके प्रेसिडेंट यहां पर विक्ट्री का साइन यहां पर दिखाते हुए हमें। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टेट द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एज अ criminal defamation case for his Modi surname remark allegedly made at a political rally in 2019। सर 2019 में जो रिमार्क एक पास किया गया था उस पर आज एक काफी बड़ी राहत यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई। और नजर डालें कि police pushes for staggered timings in a meeting with heads of IT companies। Cyberabad police officials discussed methods to streamline traffic including staggering timings of employees इवनिंग आउट एम्प्लॉय अटेंडेंस। सो यहां पर दोस्तों ट्रैफिक को मैनेज करने के नजर से कुछ टाइमिंग्स इशू किए जाएंगे। एक डिटेल रिपोर्ट हमें मिल सकती है पेज 3 पर। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, स्पेशली हाईटेक सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि अगर आप देखें द काइंड ऑफ ट्रैफिक जैम दैट वी सी हियर, सो अ स्टैगर्ड अप्रोच। अब आपका लॉग आउट टाइम जिसे कहते हैं हम कॉर्पोरेट में, वो एक प्रकार से पुलिस मैनेज करेगी ताकि ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, और सबको अलग अलग स्लॉट्स में लॉग आउट करना होगा। एंड वी ऑल्सो हैव रेसिस्टेंस reinstate him as fast as he was disqualified। तो यहां पर और एक अपील आती हुई राहुल गांधी के लिए कि जितना जल्दी उन्हें हटाया गया था उनके पद से, उतना ही जल्दी उन्हें वापस लाया जाए उनके पद पे। वायनाड मार्क्स कोर्ट रिलीफ विद स्वीट एंड क्रैकर्स। वायनाड जो कि टेरिटरी है राहुल गांधी की, वहां पर तो सेलिब्रेशंस हुए, पटाखे जलाए गए, स्वीट्स बांटी गई। सो कंग्रेचुलेशंस टू राहुल गांधी वंस अगेन। एंड सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एएसआई स्टडी एट ज्ञानवापी मॉस्क। कल हमने देखा दोस्तों ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर जो हमने न्यूज कवर करी थी, तो अथॉरिटीज को अलाउ किया गया था कि आप ज्ञानवापी पे अपना सर्वे कर सकते हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी पूरी तहकीकात करने के बाद। एक नजर डालते हैं व्हाट दे हैव टू से ऑन दिस। So they say the Supreme Court on Friday refused to stop after archaeological survey of India from continuing its scientific investigation at Gyanvapi Mosque premises at Varanasi. Though it asked the expert body to stick true to its assurance to use only non-invasive methodology। नॉन इन्वेजिव मेथोडोलॉजी से तात्पर्य या इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आप कहीं पर भी कोई दीवार तोड़ नहीं सकते, कोई तोड़फोड़ या आप कोई खुदाई नहीं कर सकते। आप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जमीन के नीचे का एक्सरे निकालेंगे या फिर आप सैटेलाइट से पिक्चर्स निकालकर गेज करेंगे कि क्या यहां पर कोई और स्ट्रक्चर भी था। और इसके अलावा क्या कहा गया है, लेट्स हैव अ क्विक लुक। There should not be any excavation on the premises nor any damage to any structure, the court said। The ASI had
already started the survey at Varanasi on Friday by the time the case came up for hearing in Delhi before a bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. So चंद्रचूड़ जी के आधिपत्य में यहां पर फैसला लिया जाएगा कि किस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की. On Thursday, the Allahabad High Court had given its nod for ASI to go ahead with the survey or ordered by the Varanasi district judge on July 21st. So 21 जुलाई को जो ऑर्डर पास हुआ था बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके हिसाब से एएसआई जाकर वहां पर अपना सर्वे उन्होंने शुरू किया, मगर एक और ऑर्डर वहां पर उन्हें रोकने के लिए जो लाया जा रहा था वो उनकी तरफ से भी अब हामी दे दी गई है. सो दे आर ऑल गुड टू गो जब तक कि वो कहीं पर खुदाई ना करें या कहीं पर कोई स्ट्रक्चर का नुकसान ना करें. एक नजर डालते हैं यहां पर कुछ टीडीपी YSRCP men clashed during Naidu's tour to Chittoor. The visit of Telugu Desam Party National President N. Chandrababu Naidu to Annamaya and Chittoor districts as a part of his Yuddha Bhairi program, a tour of unfinished irrigation projects. एक बहुत अच्छा कदम मैं कहना चाहूँगा. इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो शुरू तो हुए मगर कभी उन्होंने वो कभी खत्म ही नहीं हो पाए. दे आर स्टिल लिंगरिंग. उनका अंत किस प्रकार से, उनको पूरा किस प्रकार से किया जाए, एक मुहिम छेड़ी गई है श्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा और उसी के चलते वो पहुंचे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कुछ दिक्कतें पेश आती हुई कि ट्रबल ब्रोक आउट व्हेन सम अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ब्लॉक्ड द रोड बाय प्लेसिंग अ लॉरी allegedly with an intention to disrupt Mr. Naidu's convoy at Bhimagani Palli village of the outskirts of Ponganuru town. The TDP activists objected to the presence of lorry on the road and argument ensued. Soon the YSRCP and TDP cadres clashed, forcing the police to resort to lathi charge and use tear gas shells. So एक लॉरी जो है वो खड़ी कर दी गई. क्या हमारे नेता वाकई सुरक्षित हैं? एक सवाल उठता है. आप एक लॉरी से आप एक मिनिस्टर का, एक स्टेट मिनिस्टर का आप काफिला ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं. आर मिनिस्टर्स रियली सेफ? लास्ट ईयर मोदी जी का काफिला वहां पर रोक दिया गया था पंजाब में. क्या वाकई इस लेवल की हमारी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? Why do we shell out so much money? जब भी एक काफिला निकलता है हम लोग कई मिनटों और उसके एवज में कई घंटों तक हमें रुकना पड़ता है. हम इतना सैक्रिफाइस करते हैं, उसके बावजूद यहां पर हमारे मिनिस्टर्स भी सेफ नहीं है. Who are these ministers? हमने चुन के भेजा है इन्हें. I'm not favoring one minister, but सारे के सारे मिनिस्टर्स किसी ना किसी की चॉइस है, हमारे लिए काम करते हैं. क्या वो सेफ हैं? आज के इस पोल में दोस्तों जरूर बताइएगा. Is our ministers safe? और इसी के साथ एक नजर डालते हैं. कांग्रेस stages walkout seeking immediate flood relief. So Congress आज the opposition Congress has staged a walkout from the assembly protesting that the government has not committed anything on extending immediate assistance to flood affected families including loss, damage to crops, property, houses and others. गौरतलब बात है दोस्तों, कुछ क्षण पहले ही, just a few minutes ago, I was discussing the same as to even the Telangana government, how much have they concentrated on the farmers, on their crops. That is what has been brought up by Congress this time. Congress has staged a protest for food relief because there was nothing, no package was announced by the central government for those farmers. They are the ones who feed us. क्या उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या एक आपदा अगर आती है तो उनके लिए क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? मेरा और आपका ही नहीं, क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज नहीं बनता है कि जो पैसा हम और आप टैक्स में देते हैं वो उनकी मदद के लिए काम में आए? और चलिए नजर डालते हैं इसके अलावा
गवर्नर टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन ड्राफ्ट बिल ऑन टीएसआरटीसी मर्जर। फिर से एक बार बस वाली खबर, टीएसआरटीसी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो सरकार के साथ मर्जर होना था, उसके ऊपर गवर्नर ने फिर एक बार लीगल ओपिनियन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दिस बिल इज गोइंग टू गेट पोस्टपोन्ड। शायद कल के अखबार में हमें यह खबर पढ़ने को मिल जाए कि बिल पोस्टपोन हो जाएगा। और उसकी एक और वजह, सेशन जो सत्र चल रहा है हैज बीन शॉर्टेंड टू 3 days ओनली। व्हाई? अगर थोड़ा सा और वक्त होता, इफ यू वुड हैव गॉट सम मोर टाइम, वी कुड हैव डन वंडर्स। शायद ये बिल पास भी हो जाता और एक आम आदमी के लिए भी काफी रिलीफ होता, अलॉन्ग विद टीएसआरटीसी वर्कर्स। वो भी एक आम आदमी ही है, बहुत मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और अगर उन्हें सरकारी नौकरी का एक मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। चलिए एक नजर डालते हैं और कोई खबर क्या हमसे मिस हुई है। नहीं, फिलहाल तो नहीं। चलते हैं हैदराबाद टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या कहना है। फिर एक बार राहुल गांधी ऑन द फ्रंट पेज, राइट्स ऑफ इलेक्टोरेट अफेक्टेड टू, सेज कोट, एंड नॉट इनफ टाइम टू क्लियर टीएसआर। ओके, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। एंड राहुल गांधी टू रिटर्न एज एमपी कैन फाइट पोल्स एज सुप्रीम कोर्ट स्टेज हिज कन्विक्शन। सो स्टे मिलता हुआ यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर एक बार वही खबर हमारे पास बिल्कुल छाए हुए सुर्खियों में आज केटीआर की तरफ से आती हुई एक खबर, 100 crores एंड 2024 डेडलाइन फॉर चारमीनार प्रोजेक्ट। देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग स्टार्टेड एट चारमीनार। आइए एक नजर डालते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट एंड कितना सहूलियतें प्रदान करेगा एक चारमीनार के रेजिडेंट को। द चारमीनार pedestrianization project CPP, which had been hanging fire for over 2 decades, 20 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटका है, got a robust push on Friday with Municipal Administration Minister KT Ramarao announcing its rupees 100 crores fund and setting a year's deadline for the project, reports Sarabala. And the minister reiterated that the state government's commitment to get the World Heritage Tag for Hyderabad. So यहाँ पर गौरतलब बात यह दोस्तों, 20 साल से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, इसे कंप्लीट नहीं किया गया। जो पदयात्री वहां पर, पेडेस्टेरियंस वहां पर चलते हैं, उनकी सहूलियतों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मगर 20 साल तक इस पर कोई तवज्जो, कोई इंपॉर्टेंस इसे नहीं दी गई। मगर अब 1 साल के अंदर इसे पूरा किया जाएगा और 100 करोड़ की यहां पर जो है राशि जो है आवंटित की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए। 100 करोड़ में आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पेडेस्टेरियंस को उनके चलने के लिए सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। एंड मूविंग फॉरवर्ड, 100 acre Budwill land auction on August 10th. Beyond the huge response to Kokapet land, जैसे कि हमने कल देखा था कि जमीन की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, मगर गौर आज बुडवेल की बारी है। कल कोकापेट हमने विटनेस किया था, जो कि 100 करोड़ के ऊपर की राशि वहां पर दर्शाई गई थी, और दैट वाज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। मगर इन सबका सार अगर हम एक नजर डालें यहां पर, ये देखिएगा, ऑन फ्राइडे एंड मार्क्ड 100 acres फॉर ऑक्शंस एंड अपसेट प्राइस ऑफ रुपीज 20 crores पर एकड़। कितनी जमीन है जो हमारे पॉलिटिशियंस को भी आवंटित की गई है, उन्होंने आवंटित करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या उस जमीन के भाव अगर आज वो बेचने निकले, पैसा यहां पर दोस्तों किस प्रकार से बनाया जा रहा है, क्या ये एक साजिश है? जानना पड़ेगा। थोड़े से और डिटेल्स लेकर कल मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत हो जाऊंगा इसी टॉपिक पे, कितनी जमीन जो है आवंटित की गई और आज उसकी जब बोली लगाई जाती है तो 20 करोड़ रुपया 1 एकड़ की कीमत, और यहां पर 100-200 एकड़ आवंटित कर दिए जाते हैं किसी किसी कोटा के नाम पर। देखने में ये रिपोर्ट आपके सामने जरूर लेकर आएंगे एंड वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस। बहुत छोटा सा आर्टिकल मगर बहुत ज्यादा अहमियत रखता हुआ दोस्तों। एंड चलिए नजर डालते हैं कि आरपीएफ कॉप टू बी स्लैप्ड विद द प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी चार्ज। यहां पर द रेलवे पुलिस जीआरपी विल ऐड प्रोविजंस related to spreading communal disharmony against RPF Constable Chetan Singh,
who allegedly gunned down his senior and 3 passengers at the Jaipur Mumbai सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऑन मंडे. सो चेतन सिंह दोस्तों, इन्होंने ओपन फायर किया. इनके हाथ में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात थे रेल में, और उसी सुरक्षा के चलते इनके हाथ में हथियार भी दिया गया था. ही हैड द लाइसेंस टू किल बट नॉट हिज ओन टीममेट्स, नॉट द पैसेंजर्स. उन्हें देशद्रोहियों को मारना था, उन्हें कोई खुराफाती तत्व जो आ जाते हैं उनका संहार करना था, मगर ये रक्षक भक्षक के रूप में हमें दिखाई दिए हैं. चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं. और कम्युनल का यहाँ पर जो है बात की जा रही है, तो कुछ धर्म के आधार पर इन्होंने गोली चलाई है, जानना पड़ेगा, रिपोर्ट देखनी पड़ेगी. सिंह हैड डिलीवर्ड अ कम्युनल चार्ज स्पीच मेंशनिंग पाकिस्तान एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स व्हिच वाज फिल्म्ड बाय ऑनलुकर्स एंड वेंट वायरल. तो इनकी एक स्पीच भी है जो शायद यूट्यूब पर हमें मिल जाएगी, विच हैज गॉन वायरल, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है. और हमारे लोकल पॉलिटिशियंस के भी कुछ नाम सामने आए हैं. Officials said the videos have been sent for authentication and they rule out any possibility of morphing or audio manipulations. After their authenticity was confirmed, a decision was made to add provisions related to communal disharmony. The charges against Singh currently include murder and section of आर्म्स एक्ट. सो फिलहाल उनके ऊपर मर्डर का ही चार्ज चल रहा था, मगर इस वीडियो के रिलीज होने के बाद इन लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का चार्ज भी इन पर लगाया जाएगा. सो ही विल बी कन्विक्टेड विद मोर चार्जेस. वी हैव हाई कोर्ट एनुअल HC annuals 250 acres acquired by state government for pharma city. हम बात कर ही रहे थे. So we have another 250 acres which has been acquired by the state government for Pharma City. So let's have a quick look in a judgment that will impede the plans of state to expeditiously set up Hyderabad Pharma City coming under National Investment and Manufacturing Zone, that is NIMZ, on the city's outskirts. The Telangana High Court on Friday nullified the 2017 preliminary notification issued for acquiring 250 acres in Medipalli and Kurmeda villages of Yacharam Mandal in Rangareddy district. The High Court has now directed the state and its revenue authorities to start the process afresh from the stage of hearing objections of the farmers. Complete the entire process in next 3 months from now, Justice Mummineni Sudhir Kumar said while pronouncing the verdict after hearing the batch of petitions filed in 2020 by Kompuju Durgachari over hundreds and over 100 other farmers of 2 villages. So फिर एक बार दोस्तों ये मामला सामने आता हुआ. एक तरफ on one hand we are trying to develop our state by giving it a pharma city, which is a very good initiative. It will definitely do wonders, but at what cost? हम उन गरीब किसानों की जमीन हथियाना चाहते हैं. Are we paying them enough? Are we paying them at this rate? Are we paying them 20 crores per acre? It's a big question. We are acquiring 250 acres. How much money is the state shelling out to make this city or for the land acquisition of 250 acres? And how much money are we paying to those farmers? कितना पैसा उन farmers के जेब में जा रहा है जिनकी जमीन, जो उनकी रोजी रोटी है? We are taking that away from them. What will they do? कई farmers की education बहुत कम है, कोई नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती. Do you think a farmer qualifies, to have a job at high-tech city? How much time his next generation is going to take to reach to a level where they can get a job which can, get them bread and butter? They have only their piece of land. We are taking that from them. That is their source of income. What are you giving them in return? Let's equate this and this. Both are government things. Both are being done by the government. Auctions are being done by the government. Are we paying even 10% of what they are auctioning it for? I don't think so. So again, a very good High Court
has given a very good direction here. High Court directs the state government to start the land acquisition process afresh. दोबारा ये प्रक्रिया की जाएगी, which is a very good sign, and court tells the government to complete the entire process in next 3 months. So अब फैसला ताबड़तोड़ होगा और किसानों के हक में होगा. और तीसरा जो यहाँ पर जस्टिस सुधीर कुमार also set aside the declarations and awards passed by land acquisition authorities. So सब कुछ उन्होंने negate कर दिया जो पहले decide हुआ था, that has been set aside. एक नई शुरुआत होगी, फिर से एक बार लैंड एक्वायर किया जाएगा नई दरों पर, नए रेट्स विल बी प्रपोज्ड एंड वी विश आवर फार्मर्स शुड गेट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट. चलिए, और मणिपुर के खबर, मणिपुर फिर एक बार सुर्खियों में आता हुआ. मणिपुर मॉब लूटेड एलएमजीज, मोटार्स, ग्रेनेड्स फ्रॉम आईआरबी. सो यहां पर फिर एक बार गुवाहाटी जो है इट इज बर्निंग बिकॉज सेंट्रीज एट द सेकेंड India Reserve Battalion, that is IRB headquarters in Manipur, Bishnupur, fired 327 rounds of ammunition and burst 20 tear gas shells on Thursday in a bid to keep at bay a 500 strong mob that seemingly broke no stopping at its targeted armory. So एक कोशिश यहाँ पर की गई है आर्मरी में लूट करने की, हथियारों को पाने की जद्दोजहद, जिनके ऊपर 327 शेल्स फायर किए गए और टीयर गैस भी यहाँ पर चलाई गई. एक 500 लोगों का जत्था, there was a group of 500 people who want to have guns in their hands. How are we trying to address this? If 500 people get access to the armory of Indian defense, they all will have guns in their hands. What has made these people take guns in their hands? Why are we not negotiating with them? Why are we not talking to them? Why are we not trying to understand? If it is one odd person doing, a case like this, we do understand. India is a big country it's the most populous country in the world. But if 500 people take to arms, there has to be a solid reason behind it, and it has to be addressed by the government immediately as a top priority. So let's have a quick look what happened after this. So no stopping as it's targeted the armory, looting 298 rifles, SLRs and LMGs along with mortars and grenades and 16,000 rounds of sorted ammunition, reports Prabin Kalia. That's a huge loot. अगर आप बात करें 298 rifles, almost 300 rifles, 298 rifles were looted. हथियार आ गया है आम आदमी के हाथ में. उसके अलावा SLR stands for self loading rifles, जिनकी फायरिंग आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, ये बहुत जल्दी रिलोड होती हैं और दूसरा फायर बहुत जल्दी होता है सेल्फ लोडिंग राइफल से. उसके अलावा LMG stands for लाइट मशीन गन्स. सो लाइट मशीन गन्स अगर एक आम आदमी के हाथ पे आ जाएं तो इट कैन बी डेविस्टेटिंग फॉर एन एंटायर बटालियन ऑल्सो. मशीन गन का फायर is unstoppable, literally unstoppable. और वो अगर आम आदमी के हाथ में आ चुका है, then the law and order situation is going to be really bad out here. और 16,000 rounds भी उनके पास आ चुके हैं. The manner and circumstance of one of the largest and most brazen arms loot in the state since the ethnic conflict erupted on May 3rd find mention in the complaint filed at the Morang police station by the quartermaster of the IRB base at Narsenia. Manipur DGP Rajiv Singh on Friday expressed surprise at how a mob could breach the high security zone like 2nd IRB headquarters and cleared out an armory. Police said some of the stolen weapons were recovered within 24 hours but did not give the details. So, our police DGP Rajiv Singh was surprised as how these people could get into a high security zone. But that is not the question. The more important point is why these people have taken to such an act. अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर हथियारों को पाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इतना बड़ा क्या इशू आ गया है? तो that has also been stated.
ये सबसे बड़ी लूट थी 3 मई के बाद से, जब से कुछ गुटों के बीच में झड़पें हुई थी और एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हम लोगों ने विटनेस किया था दोस्तों। और वो बढ़ते बढ़ते आज यहां तक पहुंच चुका है कि इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया जा चुका है। तो चलिए इसी के साथ हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू यहां पर होता है खत्म, एंड लेट्स मूव टू द पायनियर। यहां पर व्हाट पायनियर हैज टू से। और फिर एक बार एज एक्सपेक्टेड द सेंटर स्टेज गोज टू राहुल गांधी। राहुल गांधी टू बी एमपी अगेन। और इस बार यहां पर कुछ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स भी यहां पर मेंशन्ड है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम April 13th 2019 and ends at 4th August 2023। गौरतलब बात है दोस्तों, कितने केसेस हैं हमारी अदालतों में और कितनी फाइलें पेंडिंग हैं। देयर आर सो मेनी जजेस, देयर आर सो मेनी केसेस दैट हैव बीन पेंडिंग, बट दिस केस सबसे ज्यादा तेज चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये वाला केस। और साथ ही साथ राहत तो राहुल गांधी को मिली है, बट चलिए देखते हैं हुआ क्या था। और 13 अप्रैल 2019 को कोलार कर्नाटका में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कुछ कह दिया था अगेंस्ट द सरनेम मोदी। उन्होंने शायद ये कहा था कि सारे लगता है सारे मोदी ही चोर हैं, जिसके एवज में मोदी समाज ने एक केस फाइल किया उनके अगेंस्ट। और सूरत के प्रणेश मोदी ने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस के हमारे भावनाएं यहां पर आहत हुई हैं, इस प्रकार का एक केस फाइल किया गया अप्रैल 15 को, 2 दिन बाद इस वाक्य के। और जुलाई 7 को राहुल गांधी कोर्ट में अपीयर हुए और मार्च 23 को लगभग सूरत की कोर्ट ने वहां पर उन्हें सजा दी कि उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो देखिएगा अप्रैल से लेकर जुलाई तक राहुल गांधी को मार्च में सजा दे जा, अच्छा 2019 को जुलाई में वो कोर्ट में अपीयर हुए थे और मार्च 23, 2023 को उन्हें 2 साल की सजा और साथ ही साथ उनकी सदस्यता भी रद्द की गई थी। और मार्च 24, 2023 को राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड, यस। And on April 2nd, 2023, Rahul Gandhi challenges the Metropolitan Court's order in a session court in Surat, which is still pending along with an application seeking a stay to the conviction. So Rahul Gandhi मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से ऊपर सेशंस कोर्ट में एक अपील दायर करते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो मेरी कन्विक्शन है 2 साल की सजा की, उस पर स्टे लगाया जाए। सूरत सेशंस कोर्ट ग्रांट हिम बेल। अप्रैल 20 को उन्हें बेल मिलती है और मना कर दिया जाता है कि आपकी कन्विक्शन इसी प्रकार चलती रहेगी। और वहीं 25 अप्रैल को राहुल गांधी फाइल्स अ रिवीजन अपील बिफोर हाई कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट ऑर्डर। राहुल गांधी मूव्स टू हाई कोर्ट एंड जुलाई 7 को गुजरात हाई कोर्ट डिसमिसेस राहुल गांधी's plea seeking a stay on his conviction. And July 15th, Rahul Gandhi moves to Supreme Court challenging High Court's order. So, अगर राहुल गांधी जैसे आदमी को, इतने इन्फ्लुएंशियल एक पार्टी के बहुत ही प्रभावी नेता हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर मतलब 4 कोर्ट्स में उन्हें पेश होना पड़ा, 4 कोर्ट्स में अपनी अर्जी लगानी पड़ी। उनका केस तो शायद स्पीड ट्रायल पे ही चल रहा है। आप सोचिए अगर एक आम आदमी कुछ इस तरह का अगर कर देता तो उसे कितने कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, या खटखटा भी पाएगा या नहीं। ये तो पूरी तरह से सक्षम है, पूरी एक पार्टी, इतनी फैन फॉलोइंग, इतने सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। एक आम आदमी के लिए क्या वाकई इंसाफ मिलना आसान है? अगर राहुल गांधी के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो क्या एक आम आदमी इंसाफ की उम्मीद रख सकता है आज के भारत में? गौरतलब बात है दोस्तों। और 15 जुलाई को राहुल गांधी मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट एंड 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू गुजरात मिनिस्टर Pranesh Modi and the state government on Rahul Gandhi's appeal challenging the High Court verdict that declined to put on hold his conviction. On 4th of August, Rahul Gandhi's conviction paving the way, उनकी जो conviction है उस पर stay जो है उनको मिल गया है। So it's definitely a victory for Rahul Gandhi and Congress, I would say, क्योंकि finally सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्हें जस्टिस मिला। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट डिफरेंट कैसे हो गया? तो क्या हमारे जो बाकी कोर्ट्स थे यहां पर, व्हेन द हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट
इन सबका डिसीजन यूनिफॉर्म क्यों नहीं था? वाई वॉज इट नॉट इन सिंक विद सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल अलग आया है, बाकी तीन कोर्ट्स का क्यों एक जैसा डिसीजन और अगेंस्ट राहुल गांधी? और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप देखेंगे 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू गुजरात मिनिस्टर प्रणेश मोदी एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन राहुल गांधीज अपील चैलेंजिंग द हाई कोर्ट। सो उनको भी नोटिस गया है। सो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या लगता है आपको? लेट्स स्टार्ट अनदर पोल ऑन दिस। इज आवर जुडिशरी ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड? क्या हमारे जजेस जो लोअर कोर्ट्स के हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? हाँ या ना में जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। एंड लेट्स मूव टू अनदर न्यूज। 14,954 posts sanctioned for absorbing VRAs in government service. The government has sanctioned 14,954 new posts for absorbing village revenue assistants in government service. The finance department gave its permission for this on Friday. The government accorded sanction for creation of 14,915 posts. This is a big news actually coming in. बहुत बड़ी खबर यहां पर आती हुई दोस्तों। 14,000 पोजीशंस, नियरली 15,000 पोजीशंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स। सो काफी सारे नवयुवक जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन खबर। एंड दे कैन नाउ अप्लाई फॉर दिस एज सून एज दिस ओपन्स। देखते हैं कुछ डेट है क्या। द सेक्रेटरी रामकृष्ण राव said the government has decided to convert the services of 6,758 VRAs who have not attained the age of 61 into full-time, absorbing them into government departments against the category of last grade service record assistant और junior assistants। और so बहुत बड़ी खबर एक और आती हुई यहाँ पर, big sigh of relief for 16,758 employees जिनकी नौकरी अब पक्की हो चुकी है। अब वो सरकारी महकमे में गिने जाएंगे, आज तक नहीं गिने जा रहे थे, but now that status will change for them. So congratulations to all those VRAs, उनके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ रेजिंग टू 20,000 crores by selling lands। सो और एक लैंड से रिलेटेड खबर आती हुई दोस्तों, अभी अभी हमने कवर करी थी पिछले न्यूज़पेपर में भी। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो रेज करने की बात की जा रही है बाय सेलिंग द लैंड्स। और ये कौन से इलाके में है ये देखिए, बिल्कुल वही खबर है। इज सेट फॉर ₹20 crores पर एकड़। एंड आई एम वंडरिंग, मेरे को यहाँ फोटोग्राफ में तो सिर्फ खेत खलिहान ही दिखाई दे रहे हैं। सो इन किसानों को इतना पैसा मिल पाएगा? किसी के पास अगर 1 एकड़ है तो क्या उसे 20 करोड़ दिया जाएगा? बहुत गहन सवाल यहाँ पर आता हुआ मुझे लगता तो नहीं है। और चलिए, स्टॉप सेलिंग गवर्नमेंट लैंड्स, मल्लू भट्टी। यहाँ पर एक और खबर आती हुई देखिए, CLP leader Mallu Bhatti Vikramakara demanded that BRS government should stop selling public lands. He said that the BRS had opposed the sale of lands in United Andhra Pradesh, but same people are now selling thousands of acres indiscriminately. In a chit-chat with journalists on Friday at the CLP office, Bhatti said that the people gave power to BRS for protecting government lands, but KCR thinks that people gave him the rights to sell the lands. So दोस्तों, एक बहुत बड़ा लैंड माफिया यहाँ पर एक हर न्यूज़पेपर इसे कवर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की खबर डेफिनेटली नेशन वाइड, बट इफ यू सी एवरी पेपर हैज दिस न्यूज एज वेल। क्या यहाँ पर उदय हो रहा है एक बहुत बड़े लैंड माफिया का, जिसमें सरकारी महकमे, सरकारी अफसर और हमारी सरकार खुद मुलफ्फिज है। आर दीज गाइज ऑल्सो इन्वॉल्व? आर पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व? यस, डेफिनेटली। हमेशा इस प्रकार से तो होता ही है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो किसी पॉलिटिशियन के सगे संबंधी, उनके रिश्तेदारों को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन क्या एक आम आदमी को कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप और हम जब घर खरीदने जाएंगे तो जो लैंड इस रेट पर बिका है, जिसकी बिड 20,000 करोड़ या यहाँ पर जो बता रहे हैं
यस 20,000 करोड़ जनरेट करेंगे। 20 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से जो लैंड खरीदा गया है या जिसकी बिडिंग हुई है, तो वो उस पर अगर कोई इमारत बनाई जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी। तो हम सब, हमारी जेबों पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है और वी विल हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। इसका अंत किस प्रकार होगा, या इस रात की कभी सुबह होगी भी या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा आने वाला दोस्तों। एंड गवर्नमेंट GUV लॉक हॉर्न्स ओवर TSRTC बिल, अभी हमने कवर किया था कि TSRTC को सरकारी सहूलियतों में शामिल करने के ऊपर जो बिल पास होना था उसका जो उसके बारे में ही अगेन इट्स द सेम न्यूज। TS did not give NDRF funds even during heavy flood years. Minister Vemula Prashant Reddy told Assembly that Telangana got no NDRF funds even during the years when there were heavy floods like the one in Musi River. A joke is being spread on social media that if it rains in Gujarat, Modi will catch cold. Whenever it is a flood in his own state, the PM will immediately respond. Thousands of crores will be given before reporters even reach New Delhi. People of state ruled by the BJP are seen in one way and the people of states ruled by opposition governments are seen in another way. तो यहाँ पर इल्जाम तराशी होती हुई कि तेलंगाना में बाढ़ आई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेट को कोई फंड्स नहीं मिले, तेलंगाना को कोई फंड्स नहीं मिले। मगर यही हादसा अगर गुजरात में होता तो इससे पहले कि कोई रिपोर्टर दिल्ली पहुंच पाता, फंड्स ऑलरेडी स्टेट के पास पहुंच गए होते और रिलीफ ऑलरेडी उन्हें मिल चुका होता। सो स्ट्रेट एलिगेशन ऑन बीजेपी, नरेंद्र मोदी पे सीधे सीधे यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप फेवर करते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को। आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को ज्यादा मुनाफा मिलता है या ज्यादा रिलीफ फंड्स मिलते हैं, या सबको एक समान नजर से देखा जाता है हमारे प्रगतिशील भारत में? 22 years of agonizing delay irks leaders. There is a delay of 22 years. ये वही रिपोर्ट चार मीनार में पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा या उनके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। 2 decades, पिछले न्यूज़पेपर में भी ये था, extensively being covered. Now it will be taken care of in 1 year. और इसी के साथ दोस्तों आई थिंक आज के मुख्य समाचार हमने कवर कर लिए अपने 4 प्रमुख न्यूज़पेपर्स से। कल फिर मुलाकात होगी और कुछ मुद्दे ऐसे जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा रिसर्च के बाद, उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज्ञा चाहूंगा आप सभी से, विजय कुमार।